डिलो इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं वर्षा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज, जिसके आप 1 से लेके 10 तक चैप्टर्स देख के आए हैं यूट्यूब पर आपने हमारे फर्स्ट से लेके 10 तक चैप्टर्स देखे थे, जो कि थे किससे रिलेटेड, बीएनएस से रिलेटेड। इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, हमारा हाफ बीएनएस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे साथ बीएनएस के लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आगे जो हम ये सीरीज करेंगे 11 से लेकर 20 चैप्टर्स तक, वो भी मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी, अच्छे से अच्छे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी। जहां मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी। तो आप जब कभी भी हमारे साथ बैठेंगे एक्ट पढ़ने के लिए 11 से लेके 20 चैप्टर्स तक, तो आप क्या करेंगे, अपना एक्ट अपने पास रखेंगे, पेन या पेंसिल अपने साथ रखेंगे, जो चीज नोट कराई जा रही है उसको वहां पे नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें हमें मदद मिलेगी कि कौन सा सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको क्या करते हैं, हम आईपीसी के साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं, जिससे कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चाहे से नया एक्ट आए, चाहे से पुराना एक्ट आए, हमारे लिए कोई डिफरेंशिएट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनमें अंतर करते हुए पढ़ रहे हैं कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का है, कौन सा सेक्शन बीएनएस का है, और उसमें किस तरीके से चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम चैप्टर 11 की। ठीक है, चैप्टर 11 की जब हम बात करते हैं तो ये कवर करता है सेक्शन 189 से लेके 197 तक। ओके, 197 तक की बात कर रहा है। किसके विरुद्ध अपराध बता रहा है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, यानी कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के विरुद्ध ऑफेंस की बात कर रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 189 की, जो क्या बात करता है, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात करता है। तो जब हम विधि विरुद्ध जमाव की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली की, तो जब अनलॉफुल असेंबली की बात की जाती है तो इसमें आते हैं आईपीसी के सेक्शन 141। मतलब जो आईपीसी का सेक्शन 141 था, वो हमारे बीएनएस का सेक्शन है 189। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, जो आईपीसी में होते थे बहुत सारे सेक्शंस, उनको कर दिया यहाँ पे मर्ज। तो यहाँ पे मर्ज करके और किया इसने, यहाँ पे 189 के अंतर्गत बना दिए 9 पॉइंट्स। टोटल कितने पॉइंट्स बना दिए हैं, 9 पॉइंट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, तो जब हम जैसे जैसे इसको पढ़ते हुए चलेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें आईपीसी कहाँ से आ रही है और बीएनएस में क्या जुड़ा है, क्या घटाया है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये आता है हमारा 189 का सबसे पहला नंबर क्लोज। क्या बोलता है ये बात करता है विधि विरुद्ध जमाव की, यानी कि अनलॉफुल असेंबली की। अनलॉफुल असेंबली की जब हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफिक नंबर दे दिया कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव है, यदि उन व्यक्तियों को जिनसे वह जमाव गठित हुआ है उनका क्या है, सामान्य ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है भाई किस चीज का सामान्य ऑब्जेक्ट है, ऐसा क्या काम करना है उनको कि जिसके लिए उनका सामान्य उद्देश्य होगा। तो उससे पहले हम देखते हैं एक बार इंग्लिश में इसको क्या बताया गया है कि an assembly of 5 or more person is designed an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly। तो मतलब क्या कर रहा है कि इसके अंतर्गत होता है विधि विरुद्ध जमाव, जिसके लिए होते हैं 5 या अधिक व्यक्ति और उनका होता है एक कॉमन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि क्या ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो बिल्कुल हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसमें आएंगे जब हम एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होंगे हमारे, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आएगा हमारे लिए 189। ठीक है, इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसमें डेफिनेशंस भी आ सकती है, इसमें प्री के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो 5 या अधिक व्यक्ति होते हैं, वो जमाव करते हैं। ठीक है, और उनका क्या होता है, सामान्य उद्देश्य होता है। अब इनका जमाव किस लिए गठित होता है, कौन सा सामान्य उद्देश्य होता है, उसके होते हैं ये 5 पॉइंट। ठीक है, तो 5 या अधिक व्यक्ति होते हैं, 5 और मोर पर्सन क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य होता है। क्या करने के लिए, 5 काम करने के लिए, 5 काम करने के लिए उनका होता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, याद रह जाएगा, 5 या अधिक व्यक्ति 5 काम करेंगे। जैसे आतंकित करना, किसको आतंकित करेंगे, सरकार को। सरकार कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
इसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और इसके साथ साथ क्या होती है, हमारी संसद होती है, यानी कि होती है पार्लियामेंट, और इसके साथ होता है स्टेट लेजिस्लेचर, और इसके साथ होता है किसी लोक सेवक को, जबकि वैसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, यानी कि हो गया पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जब अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, अपने पद का उपयोग कर रहा है, तब उसको आतंकित करता है। किस तरीके से करता है? आपराधिक बल के द्वारा, यानी कि फोर्स के द्वारा, फोर्स यूज करता है। इसके साथ क्या करता है? बल वगैरह करता है, आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है, प्रदर्शन करता है और फोर्स करता है, आपराधिक फोर्स करता है और उसके साथ साथ प्रदर्शन भी करता है, और इसके द्वारा क्या करता है? आतंकित करता है, जो कि हमारा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, आतंकित करेगा किसको? सरकार को। सरकार में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर होती है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और फिर इसके साथ होता है पब्लिक सर्वेंट। कैसे करता है? फोर्स के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है। अब जो आता है वो आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है निष्पादन का प्रतिरोध, एग्जीक्यूशन का क्या करता है? रेस्ट्रेंट करता है। कैसे करता है? किसी विधि या विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का क्या करता है? प्रतिरोध करता है, यानी लॉ का और एनी लीगल प्रोसेस, लॉ का और लीगल प्रोसेस का क्या करता है? एग्जीक्यूशन का रेस्ट्रेंट करता है, निष्पादन का प्रतिरोध करता है, तो वो भी विधि विरुद्ध जमाव का काम करता है। 2 पॉइंट हमने देख लिए, सबसे पहले आतंकित करेगा, फिर निष्पादन का प्रतिरोध करेगा। अब हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो है 89 के वन का सब क्लोज सी। ये क्या बोल रहा है? अपराध करेगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि कौन कौन से अपराध करेगा। तो सबसे पहले या तो रिश्ती करेगा, ठीक है, आपराधिक अत्याचार करेगा, हाउस ट्रेसपास, और फिर क्या करता है? कोई अदर ऑफेंस कर लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है कि संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्रात करना। कैसे लेगा? आपराधिक बल या प्रदर्शन के द्वारा, ठीक है। फिर वंचित करना, मतलब उसको रोकेगा, काय के लिए? मार्ग के अधिकार के लिए, मतलब उसको किसी मार्ग का अधिकार है, वे का राइट है, उसको रोकेगा। इसके बाद जल के उपयोग के लिए, पानी वगैरह का उपयोग करने का अधिकार है, जैसे कोई कुआं वगैरह हो गया, कोई तालाब वगैरह हो गया, बावड़ियां वगैरह बनी हुई रहती है, उनके उपयोग करने के लिए रोकेगा। इसके बाद क्या होता है? अमूर्त अधिकार, उसके कब्जे और अधिकार को प्रवर्तित करना, और अधिकार कैसा होगा? अनुमानित अधिकार भी हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है इसका डी पॉइंट, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना, ले लिया उसने कब्जा, या फिर उसकी संपत्ति को क्या कर रहा है? अभिप्राप्त कर रहा है। ऑब्टेन पोजीशन, सबसे पहले क्या कर रहा है? बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल के उपयोग के करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, उपभोग करता हो, वंचित करना, किसी अधिकार या अनुमतित अधिकार को प्रवर्तित करना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे, मतलब उसको मार्ग में जाने का अधिकार है, उसको रोक रहा है। और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरेट राइट, उसके कोई अन्य अधिकार हैं, या फिर क्या है? जल का उपयोग करने का अधिकार है, उसको रोक रहा है। ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और इंजॉयमेंट, और टू एनफोर्स एनी राइट टू सपोज्ड राइट, मतलब उसको उस उपयोग करने, उस अधिकार को उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको उससे रोक रहा है। तो वो करेगा 189 के क्लॉज 1 के डी के अंतर्गत उस अधिकार का उपयोग करके क्या करेगा? विधि विरुद्ध जमाव करेगा। यहाँ पे उसका ये सामान्य उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हमारे पास है, हम उसको पॉज कर सकते हैं, पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हम इसकी बात करते हैं ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट क्या बात कर रहा है? विवश करना या लोप करना, ठीक है। लोप क्या होता है? ओमिट होता है। तो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, मतलब उसको क्या करना? आपराधिक बल या प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या लोप के लिए क्या करेगा? विवश करेगा या उसको लोप करेगा। उसको लोप का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। अब आप मान लीजिए, आप बोलते हैं कि मैम क्या जमाव शुरू से ही विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है?
क्या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई विधि विरुद्ध जमाव है, 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए, हमने बोल दिया कि भाई विधि विरुद्ध जमाव हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए 5 या अधिक व्यक्ति बैठे थे, जनरली बैठे थे, तब तक ये जमाव नहीं था, लेकिन मान लीजिए ये 5 अधिक व्यक्ति बैठे हैं, फिर इनका बाद में, जनरली जब बैठे थे तब नहीं, बाद में क्या हुआ, इनका जो उद्देश्य था वो इन सबके अंतर्गत कवर हो गया। तो जब इनके अंतर्गत कवर हो गया तो वो क्या बन गया, विधि विरुद्ध जमाव बन गया। तो जमाव जब इकट्ठा हुआ था वो विधि विरुद्ध हो ये जरूरी नहीं है, वो बाद में भी विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। यहाँ पे एक केस था करतार सिंह वर्सेस, करतार सिंह का केस था, वर्सेस नहीं है, वो विश्वभर भगत का केस है, दूसरा वर्सेस वर्सेस राज्य। यहाँ पे केवल करतार सिंह का केस था, एक 1961 का, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, करतार सिंह 1961 का जो केस था उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का आवश्यक है, एवं यह भी आवश्यक है कि ये जमाव सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता हो। इसका मतलब 5 और मोर पर्सन होना चाहिए, इनका होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाली बात हमको करतार सिंह के बाद में की गई थी। फिर इसके बाद एक केस था विशंबर भगत बनाम राज्य। इसमें कहा था किसी स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव में किसी सदस्य की उपस्थिति मात्र से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उपस्थित सदस्य ने विधि विरुद्ध उद्देश्य को अग्रसर करने में भाग लिया हो। विश्वभर, आप लिख लीजिए, विशंभर भगत बनाम राज्य 1971। इस मामले में क्या कहा था कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए जनरली खड़ा है, वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई बाहर 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो गए और उन लोगों के बीच में किसी सामान्य उद्देश्य से रिलेटेड कोई बहस हो रही है और कोई व्यक्ति अगर वहां पे आके खड़ा हो गया तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो भी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, ठीक है ना। ये वाली बात बोल रहा है विशंबर भगत बनाम राज्य 1971, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। तो जब हमने इसकी पूरी डेफिनेशन को पढ़ा तो हमको क्या क्या पता चला कि 5 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का विरोध करना चाहिए, रिष्टि या अन्य अपराध करना चाहिए, आपराधिक बल के द्वारा कोई कब्जा लेना चाहिए, कोई क्या होता है जो उसका अनुमतित अधिकार होता है, जो राइट वो यूज कर सकता है, उसको उस राइट को यूज करने से रोकना होना चाहिए, किसी उसके अमूर्त अधिकार से उसको वंचित करना चाहिए। और आतंकित किसको करेगा, किसी सरकार को करेगा, संसद को करेगा या किसी लोक सेवक को करेगा। तो ये सारे इसके आवश्यक तत्व हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो हमारे पास है, कभी भी आप इसको बैक में करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बात करेंगे इसके सेकंड नंबर के पॉइंट की। तो क्या बोल रहा है सेकंड नंबर का पॉइंट, ये बोल रहा है कि भाई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, ठीक है, ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है हमारे आईपीसी का 142 और 143। तो क्या बोल रहा है इसका सेकंड पॉइंट कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, किन तथ्य से, जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं उस जमाव में जानबूझकर सम्मिलित होता है, intentionally joins that assembly, या उसमें बना रहता है, और कंटिन्यूअस इन इट, ये कहा जाता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। इट इज सेड टू बी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली एंड सच मेंबर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ either description for a term which may be extend to 6 months or with fine or both। तो कहा जाता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और ऐसा सदस्य दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दंड कितना दिया जाएगा, 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट है वो हमको बोल रहा है सेक्शन 145 ऑफ आईपीसी जो था, ये वैसा का वैसा सेक्शन है, यानी 189 का क्लॉज 3 यही वही सेक्शन है जो कि है आईपीसी का 145। यहाँ पे क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना जब बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, तो जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष 2 इयर्स एंड क्या होगा, फाइन की बात कर रहा है। Whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or both। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 4th नंबर के पॉइंट की। इसमें टोटल कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है और हम पहुंचे हैं 4th नंबर के पॉइंट पे। तो जब हम 4th पॉइंट की बात करते हैं तो ये बोलता है मेरा जो भाई है वो कौन है? आईपीसी का सेक्शन 144। क्या बोलता है ये? घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाओं में सम्मिलित होना। कितना दंड दिया जाएगा इसके लिए? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। लेकिन हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी डिटेल। तो क्या बोल रहा है इसका 4th पॉइंट कि जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभव है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो whoever being armed with any deadly weapon, किसकी बात कर रहा है? घातक आयुध की, यानी deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट हमको बोलता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूँ जैसा कि है हमारा आईपीसी के सेक्शन 151 की बात करता हूँ। तो 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दे दिए जाने पर सम्मिलित होना। ठीक है, यहाँ पे तो क्या कह रहा है? विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना जब विधि का बिखर जाने का आदेश दे दिया जा चुका है। मतलब एक विधि विरुद्ध जमाव था, उसके बिखर जाने का आदेश दे दिया गया था, फिर भी आप जाके शामिल हो रहे हो। अब यहाँ पे ये बोल रहा है 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। यहाँ पे ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं था, केवल जमाव था। ठीक है, विधि विरुद्ध कब हो जाता है? जब 5 या अधिक व्यक्तियों का प्लस कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। किसके लिए? जो पॉइंट हमको 189 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जो 5 पॉइंट दे रखे ना, 1 2 3 4 5, ये होते हैं, तब वो विधि विरुद्ध जमाव होता है। लेकिन यहाँ पे केवल 5 या अधिक व्यक्ति थे, उनको बिखर जाने का आदेश दे दिया। उनको लगा कि भाई ये क्या पता विधि विरुद्ध जमाव बन जाएंगे, तो इनको बिखर जाने का आदेश दे दिए जाने के बाद भी उसमें बने हुए रहते हैं, तो दंड दिया जाएगा जो होगा 6 मास तक का कारावास और जुर्माना, जो कि होगा विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंडित किया जाएगा। और कैसे होगा? 3rd पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉइंट 3rd जो था ना, इसकी बात कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसकी हल्की सी डिटेल देख लेते हैं। तो जब हम इसकी डिटेल देखते हैं 5th पॉइंट की, तो कहता है जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिसमें लोक शांति में विघ्न कारित होना संबंधित है, मतलब संभाव्य है, मतलब ऐसी संभावना है कि लोक शांति में विघ्न हो सकता है, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने के बाद भी कोई उसमें सम्मिलित होता है, शामिल होता है या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर ये जमाव जो होता है वो विधि विरुद्ध जमाव में कन्वर्ट हो जाता है तो पॉइंट 3 के अनुसार दंडित होगा। पॉइंट 3 क्या है हमारा? विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना जब बिखर जाने का आदेश दे दिया जा चुका है, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। Explanation दे रखी है कि if the assembly is an unlawful assembly within the meaning of subsection, the offender shall be punishable under subsection 3। Okay? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा 6th पॉइंट। ये ऐसे कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। whoever hires or engages or employs or promotes or convenes at the hearing management or hiring engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offense which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in presence of such hiring engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offense। तो जो कोई किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा, वचनबद्ध या नियोजित करेगा,
वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विधिविरुद्ध जमाव के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी रीति से दंडनीय होगा मानो ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या उसने ऐसा अपराध किया था। ठीक है, 7th पॉइंट आ गया हमारा। 7th पॉइंट क्या बोल रहा है? किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए किसी गृह या उसके अधिभोग का या प्रभार के अधीन किसी परिसर में संशय, आश्रय या जमाव करता है, या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य बनने पर भाड़े पर लिए गए हैं, लगाए गए हैं, नियोजित किए गए हैं, उनसे जुड़ने के लिए भाड़े पर लगाए जाने हैं, तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है पॉइंट वन क्या था? जो विधिविरुद्ध जमाव वगैरह की बात कर रहा था, उनको करने में सहायता करेगा, हेल्प करेगा, भाड़े पर या नियोजन में किए जाने हेतु प्रयास करेगा, प्रस्ताव रखेगा, अटेम्प्ट करेगा मतलब प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल रखेगा, नियोजित एम्प्लॉयमेंट करेगा, उनका भाड़े पर लिया गया है, रेंट वगैरह पे जाता है वो, तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि भाई विधिविरुद्ध जमाव जो सबसे पहला पॉइंट था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में आ गया भी, चलो मान लिया इसका सदस्य बन गए तो क्या होगा, फिर घातक आयुध से सज्जित हो गए तो क्या हो जाएगा, तो वो बात कर रहा है। फिर 9th पॉइंट आता है कि 8th में भाड़े के साथ जाता है, तो जो कोई व्यक्ति यहाँ पे भाड़े पर लेने के लिए जाता है, आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है, वीपन्स के साथ क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है या उसका क्या करता है, प्रपोजल करता है, घातक आयुध से सज्जित होकर किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कायित होने की अपराध की संभावना हो, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे 189 की, जिसमें कितने पॉइंट थे? 9 पॉइंट थे। क्या हमको इनको याद रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। क्या इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा? जी बिल्कुल आएगा। क्या इसमें प्री में क्वेश्चन बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। क्या हमको इसके स्किप करके जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 190 की। सेक्शन 190 कहता है कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूं जैसा कि है हमारा आईपीसी का 149। 149 को हम किसके साथ पढ़ते थे? हम पढ़ते थे आईपीसी में पढ़ते थे ना 34 सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन की बात करते थे ना, ये वहां वही बात कर रहा है। और अब जब हम बात करते हैं सामान्य आशय की, तो आप देखते हैं 3 का आता है क्लोज 5। सेक्शन 3 का जो क्लोज 5 आता है, 3 का क्लॉज 5 वो यही बात करता है किसकी? कॉमन इंटेंशन की। सेक्शन 3 का क्लॉज 5, तो सेक्शन 3 के क्लॉज 5 को हम पढ़ेंगे सेक्शन 190 के साथ। रीड विथ 190, ये तो हो गई हमारे बीएनएस की बात। और 149 और 34 जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो हम पढ़ते हैं आईपीसी के अंतर्गत। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। तो विधि विरुद्ध जमाव कौन सा हो गया? विधि विरुद्ध जमाव का हो गया 189 का क्लॉज 1, जो कि है हमारा आईपीसी का 141। ठीक है, तो यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट that assembly or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. Every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense. ठीक है, ये वही बात कर रहा है जो कि हमको 149 में करता है, तो हमको बस उसके सारे कीवर्ड वही मिलेंगे कि भाई क्या होता है इसमें, उनका सामान्य उद्देश्य होता है। कौन से व्यक्ति होते हैं? विधि विरुद्ध जमाव के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 5 या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जबकि सामान्य आशय में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या होता है? ये एक पृथक अपराध का गठन करता है, जबकि सामान्य आशय में क्या होता है? एक विधि का नियम होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमको इसके अंतर्गत बताई जाती है ना 149 में जो हमको बताती थी, तो वो सेम ही तो बातें यहाँ पे कंप्लीट होगी 190 के अंतर्गत। क्या होता है इसके अंतर्गत? न्यूनतम 5 व्यक्ति होने चाहिए, जैसे कि पूर्व नियोजित योजना का आवश्यक नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी शामिल हो सकता है। जबकि सब सामान्य आशय की बात की जाती थी तो कहा जाता था पूर्व मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक होता है। ठीक है ना,
सामान्य आशय में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत होता है, जबकि इसमें संयुक्त सिद्धांत होने के साथ साथ एक विनिर्दिष्ट अपराध भी होता है, क्योंकि 149 जो होता है यानी कि सेक्शन 190 जो होता है ये अपने आप में एक पृथक अपराध का गठन करता है। ठीक है, एक केस आया था नानक चंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ राज्य, पंजाब राज्य का केस था, नानक चंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब राज्य। इस बात में क्या कहा था कि जो 34 और 149 का अंतर किया गया था आईपीसी के अंतर्गत। ठीक है, एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, नानक चंद्र वर्सेस पंजाब राज्य। इस बात में 34 सेक्शन 34 और 149 में अंतर किया गया था। तो क्या हम यहाँ पे इसको अंतर को, क्योंकि अंतर में तो क्या ही हो गया, सेम ही तो बात कर रहा है ये सेक्शन, ये बोल ही रहा था कि मैं वैसा का वैसा सेक्शन हूँ जैसे आईपीसी का, तो हम इस अंतर को यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लेंगे कि जो सेक्शन 3 का क्लॉज 5 है उसमें और 190 के अंतर्गत जो डिफरेंस बता रहा है वो ये ही है। ठीक है, इस केस को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 191 की। 191 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, प्री में आता है, मेन में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन प्री के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये वैसा का वैसा सेक्शन है जैसा कि है सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी। किसकी बात करता है? बलवे की बात करता है, राइटिंग की बात करता है, राइट राइट होता ना, राइट राइटिंग। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले क्या होता है कि भाई सामान्य उद्देश्य होता है किसके लिए, बल और हिंसा का प्रयोग करके क्या करता है, बलवा करता है। तो जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा जब बलवा किया जाता है तो वो बलवे का दोषी होगा। मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या अधिक व्यक्तियों ने बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया तो वो बलवा में कन्वर्ट हो जाता है। Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting. ठीक है, riot। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी बलवा करने के लिए कितना दंड है, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। फिर होता है डेडली वीपन के साथ करता है, घातक आयुधों के साथ सज्जित होकर करता है बलवा, तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, हमको ये बात ध्यान में रखनी है। सेक्शन 192 आता है, ये कहता है कि ये ऐसा का ऐसा सेक्शन है जैसा है आईपीसी का 153। तो ये बोल रहा है बलवा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाता है तो क्या होगा, यदि बलवा किया नहीं जाता तो क्या होगा। wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting to be committed if not committed। तो क्या होगा, अगर बलवा करने के आशय से प्रकोपन वगैरह दिया गया और बलवे का अगर अपराध हो जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अपराध नहीं किया जाए तो 6 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 193 आता है, सेक्शन 193 है वैसा का वैसा सेक्शन जैसा कि है 154। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये इसमें क्या 2-3 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ ऑनर ऑक्यूपाई ईटीसी ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और रॉयट टेक प्लेस। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति या उसका अभिकर्ता या कोई प्रबंधक होता है, वो अगर दायित्व रखने वाला होता है तो उसको 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अगर वो क्या करता है, उसके कोई विधि विरुद्ध जमाव किया गया, कोई बदला वगैरह किया गया, अगर उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी हो तो 1000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है तो वो 155 आईपीसी की तरह होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे कवर हो गया इसके सेकंड पॉइंट के अंतर्गत। ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट हो गया, ये सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया और ये थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया। तो उस स्वामी अधिभोगी का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है, तो ये 156 के अंतर्गत आ गया। यहाँ पे अभिकर्ता भी आएगा, 1 मिनट रुकिए।
देखिए फर्स्ट पॉइंट में आ गया था व्यक्ति, अभिकर्ता या प्रबंधक का दायित्व, फिर आता है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है, उस व्यक्ति के स्वामी या अधिभोगी का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जा रहा है, वो ऐसा का ऐसा जैसा कि 156 आईपीसी का। ठीक है, तो एक बार अपने लेवल पे इनको एक बार रीड आउट करके छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, बस जैसा ऐसा पॉइंट लिया और इसका हमने पनिशमेंट देखा, इसमें इसी तरीके के पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है, जितना जहां से जरूरी था उतना लिया गया है, जिस चीज को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी था उसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 194 जो बोलता है कि ऐसे के ऐसे सेक्शन है जैसा कि है 159 और 160 आईपीसी का। किसकी बात करता है? दंगा यानी अफरे की बात करता है। तो यहाँ पे ये दो सेक्शन होते थे 159 और 160 आईपीसी में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको दे दिए 2 पॉइंट। सबसे पहला परिभाषा की बात करता है, दूसरा बात करता है पनिशमेंट की, यानी यहाँ पे आ गई हमारी डेफिनेशन और यहाँ पे आ गया हमारा पनिशमेंट। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? 2 या अधिक व्यक्ति होंगे। क्या यहाँ 5 या अधिक व्यक्ति हैं? जी नहीं, यहाँ पे 2 या अधिक व्यक्ति स्पेसिफिक बात कर दी है। लोक स्थान यानी कि हो गया हमारा पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में लगता है क्या यहाँ निजी प्लेस की बात हो रही है, प्राइवेट प्लेस की बात हो रही है? जी नहीं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दंगा कहाँ किया जाता है, निजी स्थान पर या प्राइवेट स्थान पर। तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है लोक स्थान में लड़कर विघ्न कारित करते हैं, लोक शांति में विघ्न कारित करते हैं, तो कहा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं? दंगा कर रहे हैं, यानी कि एफरे कर रहे हैं। इसके बाद आता है दंगा का दंड। दंगा यानी कि एफरे, एफरे का पनिशमेंट कितना होगा? 1 मास तक का कारावास और 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किसने बोली हमको ये बात? ये बात बोली हमको 194 के सब क्लॉज 2 ने। ठीक है, पहले कितना दंड हुआ करता था आईपीसी में? आईपीसी में हुआ करता था 100 रुपए का दंड, लेकिन अब तो 100 रुपए बहुत कम होते हैं, तो इसने इसको यहाँ से हटा के एक जीरो और बढ़ा दिया, तो 1000 रुपए हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 195 की। सेक्शन 195 ऐसा है जैसा है 152 ऑफ आईपीसी। लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो, उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। इसका मतलब हो गया जो कोई पब्लिक सर्वेंट वगैरह होता है, राइटिंग वगैरह को दबा रहा होगा, उस पर हमला करेगा, है ना, और उसे बाधित करेगा मतलब रोकेगा, उस पर असॉल्ट करेगा, उसको रोकेगा, तो क्या होगा? हमला करना, कार्य में बाधा डालना, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा किसके? लोक सेवक के काम में, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर हमले की धमकी देगा, कामों में बाधा डालेगा, आपराधिक बल के प्रयोग की धमकी देगा, ऐसा अटेम्प्ट करेगा, तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम 195 क्रॉस कर चुके हैं, अब हमारे 2 सेक्शन बच रहे हैं 196 और 197। चलिए बात करते हैं क्या बोल रहे हैं ये सेक्शंस। तो 196 जो कहता है, आपको देखने में बहुत बड़ा सेक्शन लगेगा, लेकिन मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं मेरे लेवल पे। अगर आप अपने लेवल पे कुछ अच्छा प्रयास और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपको लगे कि मैं इससे अच्छा नोट्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, छूट है आपको, लेकिन मैं मेरे लेवल पे इसको थोड़ा सा सरल भाषा में, कि जिससे हमें याद रह जाए, मैं उस तरीके से उसको कन्वर्ट करके लेके आई हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये वैसा का वैसा है जैसा कि है 153 ऑफ आईपीसी। ठीक है, वहां पे भी बहुत बड़ा सेक्शन लगता था। आप अपने लेवल पे इसको जरूर रीड आउट करके छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई चलो मैम ने पढ़ा दिया हो गया काम अपना, तो ऐसा नहीं, इसको आप अपने लेवल पे एक बार रीड आउट जरूर करेंगे। ठीक है, इसमें वैसे बेसिकली प्री पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन कौन से वर्ड को इंक्लूड करता है, कौन कौन से को हटा देता है। तो देखिए कि धर्म, मूलवल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना। ठीक है, तो आप देखेंगे जब इसका फर्स्ट पॉइंट आता है तो वो बोलता है जो कोई भी बोले गए लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपेण द्वारा, अन्यथा विभिन्न धार्मिक मूलवंश, भाषा, प्रादेशिक समूह, जातियों, समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधारों पर अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा,
ठीक है, अब इंग्लिश में भी देखेंगे हमें, डोंट वरी, इंग्लिश वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, करेंगे हम इनके लिए भी। संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, लोक प्रशांति में विघ्न डालेगा या विघ्न पड़ना संभव है, या फिर ऐसा कोई आंदोलन वगैरह, देखिए आप कितना बड़ा है। तो इसको आप एक बार खुद अपने लेवल पे रीड आउट करने देखना, लेकिन इसका कीवर्ड निकल के यही निकलता है कि भाई कोई इस तरीके का जो धर्म वर्म पर या मूलवंश किसी भी आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये है ना, या फिर क्या हो कि उनमें बाधा डाले, तो अगर इस तरीके का कोई काम करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पर अगर पूजा के स्थान पर ऐसा किया जाता है तो सेकंड पॉइंट कहता है 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony। ठीक है, इसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर ऐसा करता है तो 3 years का तो आ जाएगा इम्प्रिजमेंट और फिर आएगा फाइन। ठीक है, और अगर ऐसा किस पे किया जाता है, ऐसा किया जाता है वर्शिप प्लेस पर यानी पूजा के स्थान पर, तो कितना दंड दिया जाएगा, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 197 की। तो 197 बोलता है, इसमें भी आते हैं 3 से 4 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो, अगर इसका कीवर्ड निकलता है तो यही निकलता है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लालछन या प्रख्यान। तो इम्प्यूटेशंस, असर्शंस, प्रिजुडिल टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय अखंडता पर कोई अगर प्रभाव डालता है बोल के, लिख के या किसी संकेत के द्वारा, ठीक है, दृश्य रूपेण के द्वारा, साइंस के द्वारा, तो ऐसा अगर कुछ भी करता है तो उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से। और अगर ऐसा किसी उपासना स्थल पर धार्मिक उपासना, धार्मिक कर्म में लगे हुए किसी जमाव वगैरह में करेगा तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे आज हमारे 11 नंबर के चैप्टर की, जो था 189 से लेके 197 तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको आगे के और अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मैं नोट डाउन कराती हुई चलूंगी। इसके अलावा अगर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह लेके आए, मेंस के क्वेश्चन लेके आए कि भाई कैसे बन सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ये सब चीजें आपके ऐप में अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमसे जुड़े हैं, आपको निश्चित रूप से अच्छा मैटर अवेलेबल करवाया जाएगा। लेक्चर्स अपने आप अपलोड होते जाएंगे, आपके पास सामने आ जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक लेक्चर आएगा, यहाँ से यहाँ तक सेक्शंस कवर होंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप आराम से लेक्चर देखिए, एक नहीं, दो नहीं, जितनी बार आपको देखना है उतनी बार आप लेक्चर्स देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार, 3 बार, जब तक आपका मन चाहे उतनी बार आप देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।